Everyone, so this is second video of Lachman series in which we will study those important tables which come in the examination GPAT and NIPER. So ये जो टेबल है ये एरोसॉल से है, एरोसॉल फॉर्मुलेशन में। इसमें जो है ना, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं एरोसॉल फॉर्मुलेशन में, उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं वो आता है एग्जाम में। जैसे कि जो यहाँ पे है फेरुल, जिसे हम लोग माउंटिंग कप भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फेरुल इज ऑल्सो नोन एज माउंटिंग कप, जो कि विच इज़ यूज टू अटैच वाल्व टू द कंटेनर। ये वाल्व को कंटेनर से अटैच करने के लिए होता है। ये जो है टिन प्लेट से बना हो सकता है, स्टील से बना हो सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग इपॉक्सी या विनाइल कोटिंग करते हैं जिससे कि कोरोजन ना हो, ठीक है, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द कोरोजन। ना यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वाल्व बॉडी, जिसे हम लोग हाउसिंग भी बोलते हैं, वो नायलॉन या डेलरीन का बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है, इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा आई गेस। नो, हाउसिंग में और मे नॉट कंटेन अनदर ओपनिंग रेफर टू एज वेपर टैप। हाउसिंग में जरूरी नहीं है कि एक और ओपनिंग हो, उसे हम लोग वेपर टैप कहते हैं। वेपर टैप प्रोड्यूसेस फाइन पार्टिकल साइज एंड प्रिवेंट वाल्व क्लॉगिंग, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। नाउ स्टेम इज ऑल्सो मेड ऑफ नायलॉन और डेलरीन मटेरियल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नायलॉन और डेलरीन का बना होता है। ये भी ब्रास और स्टेनलेस स्टील भी यूटिलाइज हो सकते हैं, लेकिन मेनली नायलॉन और डेलरीन जो है यूज होता है स्टेम में। गैस्केट जो होता है वो बूना एन और नियोप्रीन रबर का बना होता है। ये तो टेबल उल्टा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो स्प्रिंग होता है यूजुअली स्टेनलेस स्टील का ही होगा। स्प्रिंग है तो आपने देखा भी होगा स्टील का ही होता है, ठीक है। और डिप ट्यूब जो होता है वो पॉली इथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है। मीटरिंग वॉल्व जो होता है वो डिस्पेंस, जो पोटेंट मेडिकेशन को डिस्पेंस करने के लिए यूज होता है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 50 टू 150 mg अब जो लिक्विड मटेरियल है उसको हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं एक समय में मीटरिंग वॉल्व से, ठीक है। मीटरिंग वॉल्व से आपको क्या जानना है कि ये पोटेंट मेडिकेशन के जो है डिस्पेंसिंग में जो होता है, और इसमें 50 टू 150 mg जो है ड्रग हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं एक टाइम में। प्लस माइनस 10% इज ऑल्सो देयर। एक्चुएटर, नो, एक्चुएटर इज टू एंश्योर दैट द एरोसॉल product is delivered in the proper and desired form. Especially design button or actuator must be fitted to the valve stem. ये लाइन आपको याद करना है स्पेसिफिक। द एक्चुएटर अलाउज फॉर इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ये जो इसका अरेंजमेंट है वो आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि एक्चुएटर के बीच में क्या होता है, डिप ट्यूब के बीच में क्या होता है, ऐसा पूछ सकता है। ये आपका पॉइंट जो है स्टेरिलाइजेशन से है। हॉट एयर ओवन जो होता है उसको ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का एक टाइप होता है। इसका जो मैकेनिकल फंक्शन होता है वो प्रोटीन ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मॉइस्ट हीट का होता है कोगुलेशन, वैसे ही ड्राई हीट का होता है प्रोटीन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, 180 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 2 आवर्स के लिए रखते हैं और 260 डिग्री सेल्सियस पे 45 मिनट्स के लिए रखते हैं। आप एक रिलेशन देख सकते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहे हैं तो टाइम जो है कम लग रहा है। अब ये इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो एक गैसियस स्टेरिलाइजेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, मतलब आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं। तो अब ये जो रेशियो है वो कभी कभी आ सकता है, लेकिन रेयर है। लेकिन इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो मिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली आ सकता है। सो इथाइलिन ऑक्साइड इज मिक्सड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस द फ्लेमेबिलिटी। यहाँ पे अगर कार्बोक्साइड में क्या होता है, 10% इथाइलिन ऑक्साइड होता है और 90% कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीफ्यूम 20 में क्या होता है, 20% इथाइलिन ऑक्साइड होता है, 80% कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही आप ये दोनों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो मॉइस्ट हीट में आपको नाम से पता चल रहा होगा कि बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस, थर्मोफिलस मतलब टेम्परेचर, थर्मोफिलस मॉइस्ट हीट हो जाएगा। और कोगुलेंस, जिसका इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कोगुलेशन होता है, प्रोटीन कोगुलेशन। तो इससे आप याद कर सकते हैं कोगुलेंस, बैसिलस एंड क्लस्ट्रीडियम स्पोरोजिन्स जो है इसमें यूज होता है मॉइस्ट हीट में, ये तीनों। ना ड्राई हीट में क्या होता है, सबटेलिस होता है यूज, स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस वार्नाइजर। एनाजिंग रेडिएशन में होता है आपका बैसिलस प्यूमिलस। फिल्टरेशन जो होता है उसमें डिमोनाटा यूज होता है, और डिमोनाटा इज यूज इन फिल्टरेशन। इथाइलिन ऑक्साइड में क्या होगा आपका बैसिलस सबटिलिस होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होगा आपका एस्टोथर्मोफिलस और सबटाइलिस, क्लस्ट्रीडियम स्पोरोजिन्स होता है। फॉर्मल्डिहाइड में सबटाइलिस। तो आप मेन में याद कर लीजिए, मॉइस्ट हीट का याद कर लीजिए, ड्राई हीट का याद कर लीजिए, आयनाइजिंग रेडिएशन का याद कर लीजिए। रेडिएशन में हम लोग बैसिलस प्यूमिलस यूज होता है, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग डिमोनाटा यूज करते हैं। इतना याद कर लीजिए। बाकी एक्सिपिएंट, ये कुछ एक्सिपिएंट्स हैं, आप याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कि स्कॉर्बिक एसिड हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटासल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड, थायोरिया। कैसे याद करेंगे देखिए, तो सब में बाइसल्फाइड, मेटासल्फाइड, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड ही आ रहा है। और स्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, उसका दूसरा नाम होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट जो कि ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स आ गया, एस्टर्स, और बीएचटी और टोकोफेरॉल्स ये सब आएंगे। टोकोफेरॉल को जो है विटामिन ए का दूसरा नाम होता है। सिनर्जिस्ट में आपका आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्राकोनिक एसिड। मेनली जो एसिड है वो सिनर्जिस्टिक्स हैं, और सिनेटिक एसिड में आप जानते ही होंगे EDTA बहुत ही अच्छे से। लेकिन इसके कॉन्सेंट्रेशन कभी कभी आ जाते हैं, तो आप इसको भी याद करिएगा, क्योंकि अब पिछली बार आया था बेंजोइक क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मेरा भी गलत हो गया था, वो 0.01 होता है। एंड बेंजोइक क्लोराइड जो होता है वो मोस्टली यूज एंड प्रिजर्वेटिव जो होता है उसमें ऑप्थेल्मिक के लिए होता है। ये कुछ पॉलीमर्स हैं, तो पॉलीमर्स तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये जो है टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लास, कितने टाइप के ग्लास होते हैं, कौन से टेस्ट यूज होते हैं उनमें, और किसके लिए यूज होता है। तो जो टाइप 1 होता है वो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो बोरोसिलिकेट मटेरियल्स जो होते हैं यूजुअली आप बॉटल भी यूज़ करते होंगे उस ब्रांड का, और ये जो भी ग्लासवेयर्स होते हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास के मेनली होते हैं। तो ये टाइप 1 ग्लास है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, और बहुत ही महंगा मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो टाइप 1 ग्लास है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, वो बहुत ही ज़्यादा टाइप 1 है। और उसमें क्या होता है, पाउडर ग्लास टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, और अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे याद करना है इजीली ठीक से। बाकी जो टाइप 2 होता है वो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, टाइप 6 होता है सोडा लाइम ग्लास होता है, टाइप 4 इज जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। अब इनके टेस्ट, जो टाइप 2 होता है, देखिए टू में क्या हो रहा है, रोमन नंबर लिखेंगे तो ऐसे दिखेंगे ना, वैसे इसमें क्या होता है, वाटर अटैक में डबल टी आ रहा है जो कि 2 की तरह दिख रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, टाइप 2 जो होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, उसमें हम वाटर अटैक टेस्ट करते हैं, बाकी सब में हम लोग पाउडर ग्लास टेस्ट यूज करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि जनरल पर्पस जो ग्लास सोडा लाइम ग्लास होता है वो पेरेंटल के लिए यूज नहीं हो सकता, बाकी सब पेरेंटल के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ये यूज नहीं हो सकता पेरेंटल के लिए, जनरल पर्पस के लिए होता है, टैबलेट ओरल सॉल्यूशन के लिए होता है। और जो हाईली रेजिस्टेंट है, नाम से पता चला हाईली रेजिस्टेंट है, तो बफर्ड या अनबफर्ड एक्वा सॉल्यूशन जो है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास में बफर्ड सॉल्यूशन, और जो सोडा लाइम ग्लास होता है उसमें हम लोग ड्राई पाउडर या ओलेजिनस सॉल्यूशन जो यूज़ करते हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें हम लोग पाउडर ग्लास टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं, तो 0.02 नॉर्मल H2SO4 यूज करते हैं। मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर 100 या उससे कम है साइज तो 0.7 होगा, और अगर 100 से ज़्यादा है तो 0.2 होगा। आप ऐसे याद करिए, मतलब अगर ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है तो कम यूज़ कर रहे हैं हम लोग 0.2,
नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो 0.7 यूज़ कर रहे हैं, सॉरी जीरो, अगर 100 से कम है तो हम लोग 0.7 यूज़ कर रहे हैं। इसको आप उल्टा याद कर सकते हैं। और छोटा टाइम ग्लास में क्या होता है 8.5 और जनरल पर्पज में 15। नाउ ये जो इम्पोर्टेंट टेबल है वो कल्चर मीडियम के लिए होता है, जब जो कि हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग में यूज करते हैं। तो एक होता है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम यूज होता है। तो आप इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना याद करना है कि कल्चर मीडियम होते हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट। हाँ, ये जो पॉलीमर्स होते हैं जो कि ब्लॉक को पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल ब्लॉक को पॉलीमर कहते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल लैक्टाइड। ये नाइपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरे प्रोफेसर हैं उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पक्का बन सकता है, क्योंकि नाइपर इस बार मोहाली ही कराएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आपका आता है पीईजी पॉलीलैक्टाइड, पीईजी पॉलीग्लाइकोलाइड, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है आपका पीईओ पॉलीस्टाइरिन। ब्लॉक मतलब क्या होता है कि जो यूनिट होते हैं वो रिपीट करते हैं, जैसे कि ए बी मतलब ये कोई दूसरा सब्सटेंस है, उसके साथ दूसरा सब्सटेंस जो है मिला हुआ है तो वो ब्लॉक बना रहा है। नो ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हैं जो कि यूज होते हैं, और यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट टेबल नहीं है ये। इसको आप फार्माकोलॉजी में पढ़ सकते हैं। हम लोग ये देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको छोड़ना मतलब कुल्हाड़ी मारना अपने पैर पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और जब मैंने पेपर दिया था जीपी 2024 में, तब भी आया था क्वेश्चन कि इंडिया जो है वो कौन से जोन में पाया जाता है। तो इंडिया जो है वो आपका जोन 4 में आता है, ठीक है, 4B में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई कहीं भी इंडिया नहीं दिखेगा आपको, तो ये जोन 4B में आता है। तो कितने क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं वो 4 होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। जोन 4 होता है जो 2 जोन में डिवाइड होता है, जोन ए और जोन बी, जोन 4A जोन 4B, ठीक है। नो जो जोन 1 होता है उसमें मॉडरेट और टेम्परेट जो है क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। आपको याद करना है कि मॉडरेट में कौन से देश आते हैं। ये याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसको छोड़ सकते हैं। बाकी ये जरूर याद कर लीजिएगा कि जोन 1 जो होता है मॉडरेट या टेम्परेट होता है, जोन 2 जो होता है मेडिटेरियन और सब ट्रॉपिकल होता है, हॉट एंड ड्राई जो होता है वो जोन 3 होता है, हॉट एंड ह्यूमिड जो कि ट्रॉपिकल भी जिसे बोलते हैं वो जोन 4A में आता है, हॉट एंड वेरी ह्यूमिड जोन 4B में आता है। ये टेबल में आपको ये जरूर याद करना है। और ये टेम्परेचर आप जोन 4A का याद कर सकते हैं 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये इंडिया का सॉरी जोन 4 याद कर सकते हैं 65 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नो ये जो होते हैं TQM क्या होता है यहाँ से आपका ISO जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे टेबल जिसमें ISO 900, 9000, 4000, 14000 ये होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ ये आ गया। जो ISO 9000 होता है वो किसके लिए होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के लिए होता है। और 9001 जो होता है वो डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग के लिए होता है। 9002 जो होता है आपका प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग के लिए होता है। तो ये जो ISO हैं उनको आपको याद करना है, गाइडलाइंस को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ यहाँ से मैंने अब पहले वीडियो में इस पर बना भी चुका हूँ। तो कभी कभी जो है कौन कौन से बायोलॉजिकल टेस्ट हैं और कौन से एनिमल उसमें यूज होते हैं वो कभी कभी आ जाता है। तो इंसुलिन में आप याद कर लीजिएगा रैबिट यूज करते हैं, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं IR रेडिएशन। तो इंसुलिन में हम लोग रैबिट यूज करते हैं। डिजिटलिस में क्या होता है, हम पिजन यूज करते हैं, तो डिग पिग करके याद कर सकते हैं इसको ट्रिक। डिजिटलिस में हम लोग पिजन यूज करते हैं। ट्यूबोक्लोरिन क्लोराइड में हम लोग रैबिट यूज कर सकते हैं, इसको TR से याद कर सकते हैं। और कुछ जो ड्रग्स हैं और उनके जो माइक्रोबियल एसे में कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। तो साइनोकोबालामिन जिसे हम लोग विटामिन B12 बोलते हैं, इसमें लेशमानी यूज होता है।
कैल्शियम पेंटोथीनेज जो होता है उसमें हम कैल्शियम लैक्टोबैसिलस प्लेटेरम यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन में हम लोग स्टेफिलोकोकस ऑरियस यूज़ करते हैं। तो ये टेबल जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। बाकी जो मुझे पता था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है। नो, ऑर्फन ड्रग सबको पता होगा, यूज फॉर द रेयर डिजीजेस, और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं उनके, जैसे कि सुमाट्रिप्टान हो गया, फोमिपिजोल वगैरह। तो अगर आपको याद होता है तो ठीक है, वरना आप इतना याद कर लिए रेयर डिजीज़ के लिए यूज होता है। और अराउंड 6000 जो है रेयर डिजीज़ हैं जो कि स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट को अफेक्ट करते हैं, याद कर सकते हैं। ये एफडीए का रूल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइपर के लिए। आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा इस पे स्पेसिफिक। ये भी एफडीए का ही है। हाँ, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है उसका जो रेगुलेशन है वो 21 CFR पार्ट 314 में जो है डिस्क्राइब्ड है। और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होता है, सॉरी, ओवर द काउंटर मेडिसिन OTC ड्रग्स होते हैं, उनका जो रेगुलेशन है वो 21 CFR पार्ट 330 में है। आप बस CFR याद कर लेंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस होंगे वो अलग अलग होंगे, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। हाँ, ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप याद करिए स्पारेंजिली सॉल्युबल को, जो कि 30 to 100 पार्ट होता है। हाँ, ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी का। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स्पारेंजिली सॉल्युबल सबसे पहले याद करिए, फ्रॉम 30 to 100, ठीक है। उसके ऊपर जो है सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, VFS, ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो वेरी सॉल्युबल जो है लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सॉल्युबल में फ्रॉम 1 to 10 पार्ट, सॉल्युबल में 10 to 30 पार्ट, स्पारेंजिली 30 to 100 पार्ट, स्लाइटली सॉल्युबल फ्रॉम 100 to 1000, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल फ्रॉम 1000 to 10,000, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मोर देन 10,000 और उसके ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, ये जो टेबल था मैं पहले बता रहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ICS की गाइडलाइंस होती हैं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो जो ICS Q1 जो होता है वो उसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो Q1A किसके लिए होता है, न्यू ड्रग सब्सटेंस के लिए होता है और प्रोडक्ट के लिए होता है। Q1C जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यू डोजेज फॉर्म के लिए होता है। Q1D जो होता है वो ब्रैकेटिंग मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस। ई जो होता है, ई से याद कर सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा। एफ जिससे होता है स्टेबिलिटी डेटा पैकेज फॉर रेफ्रिजरेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन क्लाइमेटिक जोन। ये क्लाइमेटिक जोन 3 और 4 के लिए होता है। तो अगर ये नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए Q1A में क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। और जो Q2 जो होता है वो एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए होता है। Q3 जो होता है इम्प्योरिटीज़ के लिए होती है। Q4 जो होती है वो फार्माकोपिया के लिए। Q5 जो है क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए। Q6 स्पेसिफिकेशन के लिए। Q7 जो होता है वो GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए। Q8 जो होता है वो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए। Q9 जो होता है वो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। Q10 जो होता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम PQS के लिए होता है। Q11 इज फॉर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। Q12 जो होता है वो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए होता है। और Q13 जो होता है वो कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। इतना आप याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, मतलब आ सकता है, श्योर। अब कुछ कोटिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि सेलुलोज एस्टेट थैलेट, जीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, ये सब क्या है, कोटिंग सॉल्यूशंस है। और जो बाइंडर्स होते हैं सब कोटिंग के लिए वो जिलेटिन अकेसिया यूज कर सकते हैं। सब कोटिंग के लिए वो काओलिन, डेक्स्ट्रॉन और कोकोआ पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। स्टार्च और टाक भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ सिरप सॉल्यूशंस हैं और ये पॉलिशिंग सॉल्यूशंस हैं। तो ये जो है ये किसके लिए यूज होते हैं, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग के लिए, सॉरी शुगर कोटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। शुगर कोटिंग में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप सीलिंग होता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन। सब कोटिंग होता है, ठीक है। फिर सब कोटिंग में क्या होता है, जो मास होता है वो बढ़ जाता है।
50 to 100% तक, तो मतलब इंक्रीज थोड़ा हो जाता है, ये आप याद कर सकते हैं। फिर सिरपिंग होता है, फिर होता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या होता है, वैक्स, कार्नाबा वैक्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया आपको। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लैक्टोज होता है वो मेलियार्ड रिएक्शन शो करता है, ठीक है। बाकी ये टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल है। जो यूरोपियन फार्माकोपियल टेक्निकल गाइड होता है, वो जो हाइग्रोस्कोपिसिटी होती है, डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी, उसको जो है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, वेरी हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक एंड वेरी हाइग्रोस्कोपिक में डिवाइड किया है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वो होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक तब होगा, बस आप ये मत याद करिए मोर देन, ये सब याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बस याद करिए कि स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक में 0.2 to 2, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक में 0.2 से लेके 15 तक, और मोर देन 15 अगर आ गया तो आपका हो जाएगा वेरी हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। और याद करिए 25 डिग्री सेल्सियस पर है फॉर 24 आवर्स। और ये कभी कभी आता है कि कितने परसेंट रेडियो ह्यूमिडिटी पे ये चेक किया, मतलब किया गया था, होगा 80% रेडियो ह्यूमिडिटी। हाँ, अब जो हाइग्रोस्कोपिसिटी उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस से हम लोग मेजर कर सकते हैं मॉइस्चर लेवल को, तो ग्रेविमेट्रिक, थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस, कर्ल फिशर टाइट्रेशन एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज जैसे पैकिंग प्रॉपर्टीज, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, सरफेस प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये आप इस टेबल से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये जो वेट वेरिएशन का होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट वेरिएशन लोग टोरी टेबल को यूज करते हैं। देखिए ये आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब 85 mg से कम टैबलेट होगा तो उसमें हम लोग 10% वेट वेरिएशन हम लोग अलाउड है। बाकी अगर 85 to 50 mg है तो उसमें 77.5% जो है अलाउड है। और मोर देन 250 जो होगा अगर, तो 5% अलाउड है। वाइल यहाँ पे यूएसपी जो होगा, यूएसपी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर 130 mg से कम है तो 10% अलाउ करेंगे, 130 to 324 में 7.5 अलाउ करेंगे, और मोर देन 324 में 5% अलाउ करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग mg बढ़ा रहे हैं, डोज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो है वेट वेरिएशन जो कम हो रहा है। तो बस इतना याद कर लीजिए, 10%, 7.5%, 5%, ठीक है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन ये होता है, कभी कभी लिख देता है कि अगर 325 mg डोज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो 25 हो जा रहा है, 5 क्या हो जा रहा है, मोर देन 324, तो वो 5% में आएगा, ना कि 7.5 में आएगा, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि 325 तक जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है, लेकिन ये वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए है, और इंजेक्शन के लिए हाँ यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो वाटर होता है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है। तो जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस से। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, वो स्टेराइल भी होता है। और बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, ये आप ये टेबल याद कर सकते हैं। यहाँ से कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब वाटर फॉर इंजेक्शन में जो होता है वो 10 पार्ट्स पर मिलियन जो है टोटल सॉलिड कंटेंट जो है अलाउड है। वाइल स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में क्या होता है 40 पार्ट्स पर मिलियन अलाउड है। आप इसको याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब याद कर लीजिए एसेप्टिक एरिया जो होता है वो क्लास 100 को हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जो क्लास क्लीन एरिया होता है या क्लास 1 लाख एरिया होता है उसको हम लोग पैकेजिंग और फिनिश प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। अब एक कुछ फूड के जो है इन्फ्लुएंस हैं ड्रग्स पे, तो जो कि एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है अगर फूड रहता है तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर फूड है तो एब्जॉर्प्शन जो डिले हो जाएगा, किसका किसका, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, नाइट्रोफेनोटाइड एंड डाइजॉक्सिन का डिक्रीज हो जाएगा इन सब का।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लिसरोफल्विन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। तो आप ये भी सब याद कर सकते हैं, और ये अनअफेक्टेड होते हैं तो ये सब याद कर सकते हैं। हाँ, ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो ये मतलब उल्टा है तो मैं आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 65,000 होता है। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है वो वैरायटी ऑफ ड्रग्स को बाइंड करता है, ठीक है। बेसिकली एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो बाइंड करते हैं आपके ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से। बेसिक ड्रग बाइंड करते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44,000 होता है। बेसिक ड्रग से इमिप्रामिन, लिडोकेन एंड क्विनोडेन। लाइपोप्रोटीन से बाइंड करता है, वही लाइपोफिलिक ड्रग जो है उससे बाइंड करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन्स होते हैं उनसे कॉर्टिसोन थायरोक्सिन बाइंड करते हैं, और साइनोकोबालामिन। अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन से विटामिन ए, डी, ई, के एंड क्यूपरिक आयन जो बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड करता है? फेनोटोइन, फिनोबार्बिटोल। तो आप ये याद कर लीजिएगा, 65,000, 44,000, बाकी ये सब। ये कुछ उनके जो इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं। जो एम्फिटामिन होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, और इनएक्टिव फॉर्म में होता है फिनाइल एसीटोन। ये सब आप याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अदरवाइज अगर आपको टेबल चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ से GFR आप याद कर सकते हैं, 120 अबाउट होता है ml पर मिनट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। 150 पेजेस हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लेट मी नो in the comment section and share this video to your friends. Thank you.